पीड़ित पक्ष खास करके बेगूसराय जिले में तमाम थानों से हमारे पास शिकायतें रोजाना मिलती है कि जो पीड़ित पक्ष होते हैं उनके आवेदन तक नहीं लिए जाते हैं। सड़क पर लोग सुरक्षित नहीं है और मां के गर्भ में बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। भगवानपुर की घटना है, बनौली की पीड़िता जो गर्भवती 8.5 महीने की गर्भवती के पेट में लात भूसे से प्रहार करके मारा गया, उसका बच्चा मर गया और उसके आवेदन भगवानपुर थानाध्यक्ष के द्वारा नहीं लिया गया। एसपी साहब के द्वारा लगातार नकेल कसने के बाद भी भगवानपुर में कोई सुधार। स्याह दिल के चेहरों को जाफरानी लिख गया, वह लुटेरों के शहर को राजधानी लिख गया। ये थाना प्रभारी हो या पुलिस अधिकारी हो, कानून के दायरे में ही वो थाना प्रभारी है, नहीं तो गुंडा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जनता के साथ समझौता नहीं किया। 2024 को किस नजर से देखें, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि हत्याओं का सिलसिला, गोली चलाने का सिलसिला, गोली मारने का सिलसिला, इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी गोली का शिकार होते जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में लोगों के जहन में, खास करके बेगूसराय जिले के लोगों के जहन में एक बात कौन जाती है कि जिस संसदीय क्षेत्र का सांसद केंद्रीय मंत्री हो और केंद्र में अपनी रसूख के लिए जाना भी जाता हो, उसके संसदीय क्षेत्र में सरेआम गोलियां चलाई जाती है। 25-25 किलोमीटर तक गोलियां चलाई जाती हैं, लोग हलकान हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, फौजियों तक की हत्या की जा रही है। कुछ लोग तो दिख जाते हैं स्पष्ट तौर पर कि इन हत्याओं पर भी राजनीति आखिर वो कब तक करेंगे। तमाम सवाल हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं सांसद प्रतिनिधि शाह वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर। मैं इनसे जानूंगा कि आखिर इस संसदीय क्षेत्र का ये हाल तो लोगों ने नहीं सोचा था। स्वागत करना चाहूंगा और स्वागत के साथ एक कटीले सवाल कि क्या इन्हीं दिनों के लिए गिरिराज सिंह का लोग ध्यान किए थे, 4.5 लाख मत दिए थे? आपके इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो सवाल है वो आम नागरिक की सुरक्षा का है, भय का है, और जो एक वातावरण संसदीय क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार में दिखाई पड़ रहा है, ये एक मौजूद सवाल है जिससे आम लोगों को रूबरू होना है। और ये सवाल, मैं ये भी कहता कि इन सवालों को राजनीति के वाद प्रतिवाद के दावों के बीच, नारे के बीच दफन नहीं किया जा सकता है। ये सवाल लोगों के लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि रोज दिन घटनाएं होंगी, हत्या होगा, गोली चलेगी, तो आम लोगों की सुरक्षा का सवाल होगा। सुरक्षा का सवाल उन लोगों के लिए भी होगा जो अपना व्यवसाय चलाते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल है कि समाज क्या इसी में दम घुट कर रहेगा। इन सवालों से ही निकला हुआ आपका वो सवाल और जवाब है कि इन संसदीय क्षेत्र का क्या होगा। इन संसदीय क्षेत्र से आज बिहार क्वेश्चन में है, और मैं उन लोगों के बारे में नहीं कहना चाहता कि जो लोग सत्ता में थे, सत्ता में नहीं थे, सत्ता के कारण यह नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा नासूर है जो नासूर शराबबंदी से निकल कर आया है, और इसके जड़ में जाना होगा। मैं अधिवक्ता आपराधिक वादों का रहा हूं। अब आप किसी न्यायालय में चले जाइए, और उस न्यायालय में जब जाएंगे तो आपको जहां पर सबसे ज्यादा एडीजे के कोर्ट में भीड़ दिखाई पड़ेगी, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि यह दारू वाला कोर्ट। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मुकदमा, सबसे ज्यादा लिटिगेशंस का आज शराबबंदी के बाद जो दारू के कोर्ट हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, वहां पर दिखाई पड़ते हैं। और उससे जुड़ा एक पैरेलल, ये सीधा फॉर्मूला है कि जब आप एक का निषेध करते हैं, एक की बंदी करते हैं, तो उसके साथ एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। और बिहार आज इस दौर में खड़ा है कि यहां पर दारूबंदी के बाद एक शराबबंदी का एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा है, जिस इकोनॉमी में धन है, जिसमें टीनेजर्स हैं, जिसमें हथियारबंद दस्ता है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और यही कारण है कि आप इस घटना को समेकित रूप से नहीं देखा जाता है, पॉइंटेड रूप से देखा जाता है। हम तो कहते हैं कि जिस गोलीबारी की बड़ी चर्चा हुई और पूरे देश में चर्चा हुई है, गोलीबारी क्या है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहली बार शराब को ढोने का एक नया प्रयोग शुरू हुआ कि गैस के टैंकर में शराब ढोया जाए। और मेरी स्पष्ट जानकारी है कि 5 टैंकर्स में शराब को लादा गया। एक टैंकर कम से कम 1.5 करोड़ का था,
और जब एक टैंकर पकड़ाया जिसमें 1.5 करोड़ की शराब थी, तो उन शराब माफियाओं को लगा कि भाई जो रेस्ट बचा है 4 टैंकर, उसमें तो 6 करोड़ का शराब है। तब उसने उन लोगों का, जो लोग उनके टूल्स थे, जो उनके कैरियर्स थे, जो उनको प्रोटेक्टर थे, जो गाड़ियों के पीछे पीछे प्रोटेक्शन करते हैं, उनके पास तो पहले से हथियार था, और उन लोगों को उन्होंने एक्टिव किया और फायरिंग करवा दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा है, एक पैरेलल आपराधिक दस्ता खड़ा है, एक पूरे जनरेशंस को बर्बाद करने के लिए खड़ा है, और उसके कीमत पर आप शराबबंदी का ढोल पीट रहे हैं। हमको तो लगता है कि सरकार यदि इसको फिर से इस बात पर विचार नहीं करेगी तो आने वाले 3 दशकों में जो जनरेशन है वो बर्बाद हो जाएगा और अपराध की गिरफ्त में पूरा समाज होगा। समस्या यहां है, और इस समस्या पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता है कि किसी के अहंकार का सवाल है, कोई शराबबंदी को अपने राजनीतिक अहंकार के जो साथ जोड़ रहा है कि हमें लगता है कि भाई हम पीछे कैसे हटे, लेकिन संपूर्ण जनरेशन बर्बाद हो जाए, आर्थिक संरचना बर्बाद हो जाए, पर कैपिटा इनकम खत्म हो जाए, राज्य की आंतरिक संसाधनों से होने वाली आय खत्म हो जाए, लेकिन शराबबंदी जारी रहे। एक बात इसमें शराबबंदी को लेकर के सर, कई बार मेरे मन में ये सवाल उठता है। वो सवाल है कि कुछ लोग, मतलब मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सर्वदलीय कमेटी ने इसको पास किया, सर्वदलीय समिति ने पास किया, सभी दलों के पार्टी के लोग ने इसका समर्थन किया, आप भी उस समय थे साथ में। तो ये समर्थन आपने तब क्यों किया जब ये स्थिति की अनुभूति आपको थी? कोई भी कानून शाश्वत नहीं होता है, उसकी समीक्षा की जाती है। यह पहला कानून है जो एक व्यक्ति ने इसे अपने अहंकार से जोड़ लिया है। उसे लगता है कि इसकी समीक्षा होगी, मतलब मेरी समीक्षा हो रही है, मेरी विफलता हो रही है। और ऐसा तो तभी होता था जब राजशाही होता था, तानाशाही होता था, मुगलों का काल होता है। कोई भी कानून जब लागू होता है तो उसके ड्रॉबैक्स देखे जाते हैं। आज यदि शराबबंदी कानून लागू हुआ और उसके बाद उसके जो ड्रॉबैक्स आने लगे, तो ड्रॉबैक्स की समीक्षा करने में क्या कठिनाई है? और इस समीक्षा के बदले आपने तो नया नया कानून का प्रयोग शुरू कर दिया। मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं और अधिवक्ता हूं 25 वर्षों से आपराधिक बात का। आपने डीटीओ को लगा दिया, नई संस्कृति आ गई। पहले तो आपका जो कानून व्यवस्था को देखने वाला थाना था वो लगा हुआ था शराब में, अब उसके काम बाधित हो रहे थे। अब जो डीटीओ अपना काम करता था वो बालू और रेत को देखते देखते, गाड़ी को पकड़ते पकड़ते अब उसको अधिकार दे दिया गया कि आप भी शराब पकड़ो। अब समूचे महकमा को आपने शराब में लगा दिया और अन्य काम कहां जाएगा? इसीलिए हमारा साफ साफ मानना है कि यह कानून अच्छा था, शराबबंदी एक अच्छा कानून है, लेकिन इसका क्रियान्वयन सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्रियान्वयन में यह सरकार फेल रही है, और साथ ही साथ इसने अपने ईगो से जोड़ लिया है। इसलिए सारे महकमे को शराब में लगाकर विकास को और जनरेशंस को बर्बाद किया जा रहा है। किसी भी कानून को कोई भी सरकार लाई, आपकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो, जो भी कानून बनाए गए, आप चाहे आर्म्स एक्ट की बात कर लीजिए, चाहे डोरी एक्ट की बात कर लीजिए, रेप केस की भी धाराएं हैं, बहुत हार्ड धाराएं हैं, उस सब में क्या रुक रहा है? क्यों नहीं रुक रहा है? आपने तो कानून लाया, बनाया, उसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने ठीक कहा, हर एक कानून के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन शराबबंदी के कानून के जितने ड्रॉबैक्स सामने आ गए, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई। प्रत्येक गांव गांव के कस्बे में जो लड़के टीनेजर्स हैं कैरियर हो गए। उससे बड़े जो थे वो हाथ में हथियार लेकर उस प्रोटेक्टर के रूप में आ गए कि शराब की गाड़ी आएगी और उसके पीछे पीछे तुम चलोगे हथियार लेकर, और कोई यदि रोका तो उसको गोली चलाओगे। और उसके साथ साथ एक आपराधिक वर्ग तैयार हो गया, और साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 2 अलग अलग थाने बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी हैं, लेकिन यहां तो इन्वेस्टिगेशन का काम ही खत्म हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन का काम खत्म हो गया तो जो लोग अपराध में शामिल नहीं हैं उनको आप पकड़ कर ले आए, क्योंकि आपको तो बताना है कि भाई इस अपराध का केस सॉल्व कैसे होगा। तो आप 2 आदमी को पकड़ कर ले आए, वो व्यक्ति उस अपराध से जुड़ा हुआ नहीं था, और जिसने हत्या की वो फ्री घूम रहा था, तो उसका तो मनोबल फिर बढ़ता चला गया। तो जिस पुलिस को आपने शराब रोकने के लिए लगाया था उसको लॉ एंड ऑर्डर का काम खत्म हो गया, इन्वेस्टिगेशन का काम खत्म हो गया, साथ साथ आपने डीटीओ को भी जोड़ दिया। तो
आपने सारी व्यवस्था को शराबबंदी में लगा दिया। हमको लगता है कि शराबबंदी का जो कानून है, ये पहला कानून है जिसके पीछे इतना एब्यूज जुड़ा हुआ है। और ये एब्यूज इसलिए जुड़ा हुआ है कि जो शासक दल है, जो सत्ता में है, उसमें से बैठे हुए कुछ लोगों को लगता है कि इसकी समीक्षा करने का मतलब है कि मेरे नीतियों की समीक्षा, और मेरी नीतियों की समीक्षा का मतलब है मेरी हार। ऐसा होता नहीं है। किसी व्यक्ति की हार और जीत नहीं होती है, जनता के जीत और उसके कल्याण में उसकी जीत और हार छिपी होती है। सर, एक सवाल है जो सोशल मीडिया पर अक्सर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके शराबबंदी तो एक अलग की चीज हो गई, वो तो सरकार की जिद है, क्योंकि शराबबंदी बिहार में मैं नहीं मानता कि शराबबंदी है भी, मैं तो बस यही मानता हूं कि बिहार सरकार की एक जिद है। लेकिन सर, एक सवाल है कि सरकार इस तरीके से अगर जिद पे अड़ी रही और यही रुतबा अगर कायम रह गया तो फिर लोग घरों से बाहर निकलने की स्थिति में होंगे क्या? राजनीति में यदि चालाकी का खेल चलता रहे और जनता के मैंडेट का अपहरण होता रहे तब तो यही चलेगा। आज जो लोग सत्ता में हैं और सत्ता में जिस जनता ने मैंडेट देकर दिया, और जो लोग कल तक इनकी शराबबंदी के कानून का, अन्य चीजों की मुखालफत किया करते थे, आज उनके साथ वो सत्ता में है। तो एक चालाक आदमी जो बिहार की सत्ता में पिछले 17 साल 18 साल से काबिज है और अपनी चालाकी से वो बिहार को नचा रहा है, इससे बिहार गर्त में जा रहा है। और हमें लगता है कि एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का दंश ये बिहार झेल रहा है। दो व्यक्तियों ने, जिसने सबसे ज्यादा 32 साल तक बिहार में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बिहार को नचाया, किसी ने जातिवाद में नचाया, किसी ने जाति और वर्ग के साथ अपने महत्वाकांक्षा और अहंकार में नचाया। इन लोगों ने, लालू और नीतीश ने, जिसने 32 साल तक बिहार के संपूर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया, आज दोनों एक साथ जुटे हुए हैं। इसीलिए लोगों के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जब दोनों जुटे हुए हैं तो बिहार कहां खड़ा होगा। ये तो आने वाले दिनों में जनता को निर्णय लेना है कि जाति वर्ग के इनके जो मंसूबे हैं और जो बांटकर ये बिहार को गर्त में ले जाना चाहते हैं, जब बिहार के लोग अन्य जगह पर जा रहे हैं। आज पलायन का सवाल है। आज बिहार के जो सूबे के मुखिया हैं वो जवाब दे सकते हैं कि पलायन बिहार में ही सबसे ज्यादा क्यों। आज छठ हो रहा है, दीपावली आएगा, आप देखेंगे ट्रेनों से भर भर कर लोग यहां आएंगे। तो पलायन यहीं से क्यों? आपके यहां रोजगार नहीं है। आपके यहां जितनी चीनी मिल थी 32 साल में, चीनी मिल बंद हो गए, सारे कल कारखाने बंद हो गए। और वो तो शाहनवाज हुसैन थे जो पिछले दिनों उन उद्योगपतियों से जाकर मिल मिलकर उनको लाया जा रहा था। इथेनॉल के प्लांट्स, पेप्सी के प्लांट्स खोले जा रहे थे। अब उन लोगों के सामने भी प्रश्न चिन्ह है। और आपने देखा कि किस तरह से उद्योगपतियों की बैठक में साफ साफ उद्योगपति ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारी सुरक्षा का सवाल है। इसका मतलब डर है, और जहां डर है, भय है, आतंक है, जहां नागरिकों की सुरक्षा पर क्वेश्चन है, वहां कोई विकास हो सकता है? सर, सब बात हम आपकी मान लेंगे, हम आपसे भी एग्री भी हो जाते हैं, लेकिन जब जनता के निर्णय की बात आपने की तो आपको तब भी निर्णय ले लेना चाहिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थे, आप सबसे बड़े पार्टी के रूप में बिहार में दिखे भी, आपको मैंडेट मिला भी, और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की इज्जत को तार तार कर दिया गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी आखिर क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने मौके मौके पर नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी बात रखी। और जिस विधानसभा अध्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने भी नीतीश की मुखालफत ही की। और हमारे जिन मंत्रियों ने, चाहे जीवेश मिश्रा ने या अन्य लोगों ने अपनी बात रखी, तो वो उनके उस अहंकारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ आक्रोश ही था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जनता के साथ समझौता नहीं किया। जब जनता के सवालों पर सवाल खड़ा हुआ, जब जनता की सुरक्षा का सवाल खड़ा हुआ, जब जनता के वेलफेयर का सवाल खड़ा हुआ, तो सत्ता में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की मुखालफत की। और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि हम सत्ता में रहें, सत्ता के बाहर रहें, सत्ता के अंदर रहें, लेकिन जन सरोकार का, जनता का सवाल जब जब होगा तो सदन में भी गूंजेगा, सड़क पर भी गूंजेगा। 2024 को किस नजर से देख रहे हैं? 2024 में बिहार में जो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं, हमें लगता है वो कुछ होने वाला नहीं। 2024 का चुनाव, क्यों आपको पीएम मटेरियल नहीं दिखते? 2024 का चुनाव उसी तरह से पीएम मटेरियल दिखेगा जो 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार इसी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के सवाल पर हमसे अलग हो गए थे
और 2 सीट आया था। इनको तो अपनी औकात पता है। एक परजीवी पौधा जो अन्य पौधों पर लटका हुआ रहता है, लेकिन इस बार परजीवी पौधे को जिस पर वो लटका हुआ है उसे भी पता चल गया है और परजीवी को भी पता है। इसीलिए बड़ा असमंजस की स्थिति है और इस असमंजस की स्थिति में नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी का जो विकास है, नरेंद्र मोदी का जो विजन है, वो देश पैमाने पर है और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। 24 में नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी की संख्या 50 से भी कम हो, जिनकी कोई बिसात बिहार में नहीं हो और उनको पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मान ले, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने से भी आगे का सफर है। इसीलिए हमें लगता है कि इस पर कोई, इससे इनके सामने तो सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी का खड़ा है। इनके सामने सबसे बड़ी सवाल तो राव का, तेलंगाना के राव का खड़ा है। इनके सामने तो बड़ा कद खड़ा है ममता बनर्जी का। इसीलिए इनसे बड़ा कद यूपी में अखिलेश का खड़ा है, जो इनसे बड़ी ताकत और बड़ा दल है। इसीलिए इनकी कोई बिसात नहीं है। ये इस बार चक्कर में फंस गए हैं, माया मिलिन राम, और जिसको बिहार में गद्दी लेना है वो टेक ऑन के लिए लगा हुआ है कि जल्दी से इनको टेक ऑफ करें, हम टेक ऑन हो, और उस चक्कर में, इनको दिल्ली भेजने के चक्कर में वो अपना गद्दी ले लेगा। यहां पर बिहार की कुर्सी भी चली जाएगी और 24 का तो सपना सपना ही रह जाएगा।